ओके। मेरा नाम है आदित्य और मैं पढ़ता हूँ ट्रिपल आईटी श्री सिटी के कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। और आज लेक्चर में हम करने वाले हैं हैलो एल्कीन्स और हैलो एरीन्स का एग्जाम्पलर कंटिन्यू। और पिछले लेक्चर में हमने खत्म कर दिए थे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, और लेक्चर हम एंड 4 शॉर्ट आंसर्स करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सीधा। तो पहला क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप 2 का। अब नोटिस में बोला है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन मोर ऑब्जेक्टिव में पता है कंसीडर द रिएक्शन एंड स्टडी टू। तो ये रिएक्शन है OH माइनस जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल है एंड उस पे हमें दिया है CHCl, H जो कि वेज के नीचे पेज के नीचे जा रहा है और H ऊपर आ रहा है। एंड इसमें उन्होंने SN2 का मैकेनिज्म दिया है, तो वो एक उल्टे रास्ते से हमारा जो प्रोडक्ट है वो अटैच हो रहा है जो न्यूक्लियोफाइल है ऐसे, राइट। और अब ये Cl निकलेगा, तो ये है जो इंटरमीडिएट बनता है SN2 मैकेनिज्म का। इससे अब वो न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है और इन्वर्जन हो रहा है विच इज कॉल्ड वॉल्डेन्स इन्वर्जन। और उस इन्वर्जन के बाद जो है कुछ ऐसा बन जा रहा है हमारा वो प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब इसमें उन्होंने पूछा है पहला क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट। तो पहला है A एंड E बोथ आर न्यूक्लियोफाइल्स। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बाद में अटैक करता है, लेकिन जो ये Cl माइनस है वो अटैक नहीं कर रहा है, ठीक है। इन C द कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। इसका क्या मतलब है? तो ये हमारा C प्रोडक्ट है, क्या यहाँ पर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? नहीं, कार्बन के 5 बॉन्ड्स बने जो कि पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट वाला इन C द कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज। क्या ये सही है क्वेश्चन? तो अगर हम देखें, ठीक है, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि ये वाला कार्बन पे हम देखें कि एक OH लगा है, एक Cl लगा है, एक H लगा है और एक H लगा है और ये एक और H लगा है, ठीक है। और हमने ये देखा है कि जो ये कंपाउंड है ये फॉलो कर रहा है, ये मैकेनिज्म बेसिकली हमारा SN2 का मैकेनिज्म है ना। अब SN2 में क्या होता है, जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट बनता है उसमें हमारा जो ये कार्बन होता है वो हमेशा जो अगर हम देखें तो जो ये ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में या फिर जो इंटरमीडिएट का बनता है उसमें वो हमेशा होता है। और वापस ए इलेक्ट्रो, ये भी गलत ऑप्शन। और 32nd आंसर का 32nd क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है, तो वो बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये रिएक्शन इज एन SN2 रिएक्शन, दैट इज अ करेक्शन, क्योंकि ये तो हमें पता ही था, पहले क्वेश्चन का कंक्लूजन डाला था। सो दैट इज द करेक्ट थिंग कि दिस रिएक्शन, ये सही बात है, क्योंकि जो B एंड D आर इन्वर्टेड with respect to each other, with respect to each other, okay, B and D are inverted with respect to each other। तो इसका ये मतलब है कि इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन उल्टे होंगे। सो दैट इज सेकंड वाला ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब अगर हम थर्ड वाला ऑप्शन देखें B and D have the same configuration, तो ये तो गलत है, क्योंकि पिछले वाले में हमने देखा था कि B के रिस्पेक्ट में D इन्वर्टेड है and the given reaction follows SN1 mechanism। ये भी गलत है, क्योंकि ये reaction does not follow the SN1 mechanism। तो 33rd वाले का आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 34th का रिएक्शन वो देखते हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो पहला वाला इंटरमीडिएट C, अब अगर यहां पर ये है और नहीं दिख रहा है तो इंटरमीडिएट ये है।
the react because carbon has 5 atoms attached to it, that is why intermediate C is unstable. Yes, that is the correct option. तो ऑप्शन नंबर 1 तो करेक्ट है. उसके बाद अगर हम देखें इंटरमीडिएट C इज नहीं. हमने देखा रखा है कि बहुत सारे और तरीके के कार्बन एटम होते हैं जो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं और वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं. देयरफॉर जो ऑप्शन नंबर 2 है आपका कि इंटरमीडिएट C इज अनस्टेबल बिकॉज कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज, ये गलत है. एंड ये जो थर्ड ऑप्शन है कि इट इज अ स्टेबल बिकॉज इट इज sp2 हाइब्रिडाइज, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया क्योंकि जो हमारा इंटरमीडिएट है वो अनस्टेबल है. ठीक है. नाउ इंटरमीडिएट C इज लेस स्टेबल देन रिएक्टेंट B, जो कि सही बात है. C में 5 बॉन्ड्स हैं, B में 4 बॉन्ड है. So option number 4 is also your correct option. ठीक है. Okay. Next question पे आते हैं. Question number 35 and 36 are based on the above reaction. या given reaction की है OH minus plus CCl CH3 C2H5 and H, और ये एक वो बनाता है कि COH C2H5 तो मेरे को देखो पहली चीज तो ये पता चल रही है कि मैं अगर इसको ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो मेरे को दिख रहा है B एंड C में कोई इन्वर्टेड प्रोडक्ट्स है नहीं, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में है ना. इन्वर्टेड नहीं है तो हम ये क्लियरली बोल सकते हैं कि और हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो मैं इसमें ये बोल सकता हूं कि ये SN1 रिएक्शन होगा मेरा. ठीक है. तो इस SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट जो फॉर्म होता है वो एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, राइट. तो अब देखो a carbocation will be formed as an intermediate in this reaction, that is correct. तो 35 का first option is correct. OH will attack the substrate B from one side and Cl will leave it another side. नहीं. SN1 का मैकेनिज्म क्या है कि हमारा पहले ROH R प्लस बनता है जो कि हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और फिर हमारा न्यूक्लियोफाइल उधर आ जाता है, वो OH माइनस माइनस वो हमें RX दे देता है, राइट. दिस इज आवर मैकेनिज्म. सो ऑप्शन 2 इज गलत. फिर थर्ड वन, एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट विल बी फॉर्म्ड. अब इंटरमीडिएट तो कार्बोकैटायन बन रहा है एंड रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू SN1 मैकेनिज्म, दैट इज आल्सो अ करेक्ट ऑप्शन. तो इसका ऑप्शन हमारा फोर्थ वाला है. ओके. फिर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36. तो which of the following statements is correct about the kinetics of this reaction बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 32 में. ठीक है. अब the rate of concentration depends only on B is the first option and that is kind of सही बात है क्योंकि हमारा जो SN1 मैकेनिज्म है, हमने SN1 मैकेनिज्म में आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो कार्बोकैटायन है दैट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. अब कार्बोकैटायन किससे बना है? इससे बना है, या फिर ये जो Cl है इधर इन दिस केस. ठीक है. तो वो सबस्ट्रेट B पे डिपेंड हो ही रहा है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो इसीलिए करेक्ट है. ओके. अब अगर आपको याद है तो मॉलिक्यूलैरिटी जो होता है SN1 में होता है 1. ठीक है. दैट इज एक बोल सकते हो चीज जो आपको याद रखनी है SN1 के बारे में, जो कि ये है कि SN1 की मॉलिक्यूलैरिटी 1 होती है. सो ऑप्शन नंबर 3 इज ऑल्सो करेक्ट. ओके. तो इसमें आपके दो ऑप्शन सही है, एक है ऑप्शन नंबर 1 एंड एक है ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट आते हैं 37 क्वेश्चन पे. हैलो एल्केन्स कंटेन हैलोजन एटम्स अटैच्ड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन अल्काइल ग्रुप. आइडेंटिफाई द हैलो एल्केन. तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं और आपको देखना है कि हैलो एल्केन क्या है. अब उन्होंने हैलो एल्केन इसमें ये किसी अल्काइल ग्रुप का और उसमें एक ये बना है, तो ये होता है एक हैलो कंपाउंड. बस आपको देखना है सब चीजों के स्ट्रक्चर बना. जैसे ब्रोमोपेंटेन है तो ये पेंटेन हुआ, 2 पे ब्रोमो है.
ठीक है, तो sp3 कार्बन है ये, रेड कलर से करके बता देते हैं। जो ये वाला कार्बन है जिसपे हमारा हैलोजन अटैच है वो तो sp3 है। ठीक है, तो वन करेक्ट ऑप्शन हो गया। वीनाइल क्लोराइड, अगर आपको स्ट्रक्चर वीनाइल क्लोराइड का याद नहीं है तो हमने पिछले उसमें देखा था कि वीनाइल क्लोराइड ये होता है, राइट। तो वीनाइल क्लोराइड को आप देख सकते हो, ये जो कार्बन है ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो दिस इज नॉट एन अल्काइल हैलाइड। ठीक है, उसी तरह आप टू क्लोरो एसेटोफिनोन को भी कर सकते हो और ट्राई क्लोरोमीथेन को भी कर सकते हो। एंड टू क्लोरो एसेटोफिनोन इज नॉट करेक्ट आंसर एंड ट्राई क्लोरोमीथेन इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ट्राई क्लोरोमीथेन इज जस्ट CHCl3। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको मिल जाएगा। तो 1 and 4 आर द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 38 पे अगर हम डिस्कस करें थोड़ा सा, तो क्वेश्चन नंबर 38 tells me that ethylene chloride and ethylidene chloride, ठीक है, ethylene chloride and ethylidene chlorides are isomers। ठीक है, identify the correct statements, both the compounds form the same product। अच्छा, तो पहले देख लेते हैं इथाइलिन क्लोराइड और इथाइलिडीन क्लोराइड के बारे में। ठीक है, तो इथाइलिन क्लोराइड का स्ट्रक्चर तो ये है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इथाइलिडीन क्लोराइड में। तो इथाइलिडीन क्लोराइड होता है ये CH3 CH2 Cl। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि ये दोनों आइसोमर्स हैं। ठीक है, ओके, तो फिर अब हम देखते हैं, पहला वाला बोल रहा है बोथ द कंपाउंड्स फॉर्म द सेम प्रोडक्ट ऑन ट्रीटमेंट विद अल्कोहलिक KOH। अब KOH क्या होता है? KOH एलिमिनेशन कॉज करवाता है। ओके, तो वन का अगर हम चेक करें, अल्कोहलिक KOH दैट कॉजेज एलिमिनेशन। ठीक है, एंड वंस दैट हैज कॉज्ड एलिमिनेशन, तो अब वो करना है। अब देख लो CH2 CH2 Cl Cl, इसमें अगर मैं एलिमिनेशन कराऊंगा तो वो क्या होगा कि एक यहां पर से क्लोरीन जाएगा, एक यहां पर से क्लोरीन जाएगा, और यहां पर एक इसका बॉन्ड आएगा और एक इसका बॉन्ड आएगा। ओके, तो दिस विल बी दिस। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये है इथाइन। सिमिलरली अगर हम देखें इसको इथाइलिडीन क्लोराइड को, अगर हम देखें तो दैट इज CH3 CH2 Cl CHCl2, सॉरी CHCl2 होता है इसका, CHCl2 इथाइलिडीन CHCl2। इसको KOH से करोगे अगर, तो एक बॉन्ड ही इधर से जाएगा और दूसरा बॉन्ड इधर से चले जाएगा। ठीक है, ये ऐसे है ना, तो एक बार इधर से जाएगा तो इधर एक बॉन्ड होगा, एक बार ये जाएगा तो यहाँ एक बॉन्ड होगा, तो दैट विल ऑल्सो गिव यू इथाइन, राइट। सो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें विद एक्वेस NaOH, तो एक्वेस NaOH के साथ क्या होता है कि वो रिप्लेस हो जाएगा सेकंड वाला, सो वन इज करेक्ट। ठीक है, दूसरा हम देखें एक्वेस NaOH के साथ क्या होता है, तो इट इज, ठीक है, ये है एक्वेस NaOH, तो ये भी OH से बन जाएगा और ये भी OH बन जाएगा, सो दैट विल बी दिस ऑन NaOH। उसी तरह अगर हम देखें तो ये क्या होगा, ये एक्चुअली बनेगा ये, लेकिन एक ही कार्बन में दो OH एटम्स रखना ठीक नहीं है, तो यहां पर ये डिहाइड्रेशन हो जाएगा इसका, क्योंकि ऑन वन कार्बन जब दो OH आ जाते हैं वो बहुत अनस्टेबल हो जाता है, एंड दैट गिव्स CH2 CH और डबल बॉन्ड O। अब ये अलग प्रोडक्ट है, ये अलग प्रोडक्ट है, देयरफॉर 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, 2 इनकरेक्ट है। अब हम देख लेते हैं 3। ओके, ऑप्शन नंबर 3 क्या बोल रहा है? बोथ द कंपाउंड्स फॉर्म द सेम प्रोडक्ट ऑन रिडक्शन। तो रिडक्शन में बेसिकली क्या होता है, हम अज्यूम कर रहे हैं ये ऑल द वे डाउन रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हमें पता है जब वो वाला फॉर्म का रिडक्शन है, कंपाउंड है जो कि इथाइल क्लोराइड है, ये रिडक्शन पे इथेन देता है।
ठीक है। उसी तरह अगर हम देखें इथाइलिडीन डाइक्लोराइड जो कि है CH2CH2, ये रिडक्शन पे इथेन ये भी देता है, तो ये तो करेक्ट है, दोनों रिडक्शन पे इथेन देते हैं, देयरफॉर ऑप्शन नंबर 3 इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, एंड बोथ द कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स तो नहीं है, इसके स्ट्रक्चर से ही बनता है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है तुम्हें इधर, ठीक है, तो दोनों कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 38 के लिए आपका ऑप्शन नंबर 1 और आपका ऑप्शन नंबर 3 आर द करेक्ट आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर जेम डायल्स। तो जेमिनल डायल्स हमने देखा था पिछले लेक्चर में, तो जेमिनल डायल्स आर बेसिकली वो कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम पे दोनों हैलोजेंस जो है कार्बन एटम पे ही अटैच्ड हुए से, ये होते हैं जेमिनल। ठीक है, अगर वो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे लगे हुए हैं, मे बी समथिंग लाइक दिस, तो इसको हम बोल देते हैं विसिनल, राइट। तो अब हमें तीनों चारों उसके स्ट्रक्चर बनाने हैं और फिर आपको देखना है कि क्या है और क्या नहीं है। लॉजिक ये है, तो स्ट्रक्चर बना के देख लेना। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 जो कि इथाइलिडीन, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ये आपके दो करेक्ट ऑप्शन है, ये मेरे को पता है क्योंकि मैंने कर दिया, लेकिन लॉजिक इसके पीछे का ये है, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाना आपको आता है तो आप ये कर सकते हो। 40th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी ब्रोमाइड। सेकेंडरी ब्रोमाइड्स बेसिकली वो बोल रहे हैं कि बेसिकली ना जो अल्फा कार्बन है ना, अल्फा कार्बन जाके और दो अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है, ठीक है, उसको हम सेकेंडरी ब्रोमाइड बोलते हैं। या फिर हम बेसिकली 2 डिग्रीज है, 2 डिग्री चीजों को ढूंढना चाहते हैं, तो आपको वापस तीनों के स्ट्रक्चर बनाने हैं। जैसे मान लो R है और Br है, ठीक है, ये जो कार्बन है ये किसी और ग्रुप से कनेक्टेड नहीं है, ये 1 डिग्री है। RBr है, मान लो ये CH3 है, एक ग्रुप से है तो ये 2D ग्रुप सेकेंडरी ग्रुप से, ठीक है, ये 1। अब देखो 2 ग्रुप है तो सेकेंडरी, एक ग्रुप है तो CH3। अब मान लो जैसे ये है, अब ये कार्बन जो है ये 3 अलग अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड हो रखा है ना। सो दिस इज माय 3 डिग्री कार्बन, ये कार्बन, ठीक है, तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है। इसी लॉजिक से अब आप इन तीनों के स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करो। जैसे पहला वाले का अगर हम एक्सपैंड करें तो CBr और इससे 2 CH3 बने, तो ये तो 2 डिग्री कार्बन हो गया क्योंकि ये 2 उससे कनेक्टेड है। अब क्योंकि ये ब्रोमीन 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है तो ये एक सेकेंडरी ब्रोमाइड हो गया, ठीक है। इसी लॉजिक आपको आगे दो स्ट्रक्चर, तो 1 इसमें करेक्ट ऑप्शन है और दूसरा करेक्ट ऑप्शन है 3। ये जो आप खुद चेक करोगे, चेक, ओके, चेक, इसमें ये करेक्ट ऑप्शन है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए। Okay, next question, 41st. Which of the following compounds can be classified as aryl halides? ठीक है, तो अब aryl halides क्या होते हैं? aryl halides ये होते हैं कि जिसमें हमारा जो बेंजीन रिंग है उस पे डायरेक्टली एक हैलोजन ऐसे कनेक्टेड है, इसको अराइल बोलते हैं। हमें पता है बेंजीन के जो कार्बन्स हैं वो सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अगर एक क्लोरीन सीधा एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कनेक्टेड है तो फिर वो एक अराइल हैलाइड हो गया, ठीक है। तो अराइल हैलाइड भी समझ गए। अब आपको स्ट्रक्चर बनाना है और देखना है, जैसे मैं पहले वाले का स्ट्रक्चर बनाऊं। अब देखो ये पैरा क्या बोल रहा है कि हमारा जो ग्रुप है, ठीक है, देखो C6H6 बेंजीन होता है, ठीक है। मान लो उस पर तुम एक निकाल दिए तो C6H5Cl एक अराइल हैलाइड है। मान लो इस पे मैंने निकाल दिया CH3C6H5Cl, P लिखा, मतलब ये जो ग्रुप है और ये जो ग्रुप है ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे है,
ठीक है, बस यही आपको यहां पर याद रखना है। जैसे आप देखो पहला वाला P दिया है, C6H4 भी है ना बीच में, मतलब एक बेंजीन रिंग तो है, और एक Cl है एक ग्रुप, और दूसरा H2CH3 है। तो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरा है। तो ये देखो CH2 CH CH3 ट्वाइस, ये रहे आपके दो ग्रुप्स। अब ये क्या एक अराइल कंपाउंड है? हाँ ये अराइल कंपाउंड है, क्योंकि यहां पर देख रहे हो आपका हैलोजन sp2 से कनेक्टेड हो रहा है। बस तो आपका ऑप्शन नंबर 1 एक अराइल हैलाइड है। इसी तरह आपको ऑर्थो का भी एक बना के दिखा देता हूं मैं, जो कि है ये वाला ऑप्शन नंबर 3। तो Br है, BrCH2 है, और यहां पर CH ये है, ठीक है। अब देखो बेंजीन है, अच्छा स्क्रॉल करके नीचे डाल देते हैं अच्छे से। तो यहां पर हमारा बेंजीन है, बेंजीन है। अब हमारा एक ग्रुप है CH2Br, इसके ऑर्थो दूसरा ग्रुप है, ये मैं थर्ड वाला बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। इसके ऑपोजिट है CH CH3 CH2 CH3। क्या ये एक अराइल हैलाइड है? नहीं है, क्योंकि जो ये हमारा हैलोजन है ये एक sp3 कार्बन से कनेक्टेड है, बेंजीन के sp2 कार्बन से कनेक्टेड नहीं है। तो दिस इज नॉट एन अराइल कंपाउंड, अराइल हैलाइड। बस ऐसे ही आपको सारे ऑप्शन चेक करने। देखो ये तो सीधा जो मैंने एग्जांपल से आपको समझाया था, ऑप्शन नंबर 4 तो वही है। तो 41st का आंसर एक्चुअली में ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन 2 नहीं होता है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है, बट इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब आ जाते हैं हम 40। Alkylides are prepared from alcohol by treating with zinc HCl and zinc chloride. Option 1. Option 2 red phosphorus plus Br2. Option 3 H2SO4 plus Ki, और ऑप्शन 4 all of this, ठीक है। तो अगर हम पहला वाला देखें, ठीक है, अल्कोहल, सॉरी ROH है, ROH पे तुम HCl लगाओगे और फिर वो तुम्हें क्या देगा? वो तुम्हें दे देगा RCl प्लस H2O, ठीक है। और ZnCl2 केस में इस प्रोसेस को हम बोलते थे ग्रूव्स प्रोसेस, अगर आपको याद है। एंड दिस इज अ प्रोसेस फ्रॉम विच यू कैन क्रिएट अ कंपाउंड, ठीक है, यू कैन क्रिएट योर ओन कंपाउंड। अब वो सॉरी आपका एक अल्काइल हैलाइड वाला कंपाउंड यू कैन क्रिएट, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज अ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन 2 रेड फॉस्फोरस प्लस Br2, अगर आप याद करोगे तो ये क्या होता है, जो अब यहां Br2 दिया है, राइट। तो ROH पे जब तुम रेड फॉस्फोरस एंड Br2 करते हो तो आपका ये जो Br2 है वो रिप्लेस कर देता है इसको, और ये RBr बन जाता है। ये भी हमने पढ़ा था। तो ऑप्शन 2 इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन 3 देखेंगे। अब बचा है क्या? H2SO4 और Ki है। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम H2SO4 एंड Ki को यूज करते हैं तो क्या होता है कि ये जो Ki है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज देता है, और HI फॉर्म नहीं होता है क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होकर I2 बना देता है। दैट इज इजियर। इसीलिए ये रिएक्शन में तुम्हें एक अल्काइल हैलाइड नहीं मिल रहा है। तो थर्ड वन इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन के लिए फॉर द 42nd क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 आर करेक्ट आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते, क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 बेसिकली पूछ alkyl fluorides are synthesized by heating alkyl chloride / bromide in the presence of dash or dash, ठीक है। अब अगर आपको याद है कि स्वॉर्ट्स रिएक्शन में देखा था कि हम अगर हेवी मेटल फ्लोराइड्स यूज करें, राइट, 43rd क्वेश्चन में अगर हम यूज करें हेवी मेटल फ्लोराइड्स, ठीक है,
हेवी मेटल फ्लोराइड्स, तो फिर हमको क्या होता है, हमें हमारा अल्काइल फ्लोराइड मिल जाता है। अब चारों ऑप्शन में अगर हम ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 देखें तो वो है कोबाल्ट एंड मर्क्यूरी वाला, एंड दीज आर हैवी मेटल्स। तो ये जो आपके हैवी मेटल फ्लोराइड्स होंगे, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 हैवी मेटल फ्लोराइड्स है, वो स्वार्ट्ज रिएक्शन देंगे, देयरफॉर दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब हम आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप में। और आधा घंटा बचा है, तो जितना हम इस पार्ट पे कर सकते हैं हम करेंगे, और फिर उसके बाद हम आगे का नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, तो 44th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्लोराइड्स एंड electrolytic substitutions of arenes with chlorine and bromine in the presence of Lewis acid catalyst, but preparation of aryl iodides require the presence of an oxidizing agent। अब हमें इस चीज का रीजन देना है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि जो ये है, हमने देख रखा है कि जनरली हम अगर ये बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, बेंजीन को रिएक्ट करा देते हैं Cl2 के साथ, और हम कुछ AlCl3 या कुछ भी दे देते हैं जो कि ये फॉर्म कर देगा। ठीक है, ये तो हमें पता है। लेकिन जब हम एक आयोडीन के लिए बनाना चाहते हैं, जब हम ऐसे Cl2 की जगह हम आयोडीन का बनाना चाहते हैं, तो फिर रिएक्शन थोड़ा बदल जाता है, एंड दैट इज बिकॉज अगर हम देखें, ठीक है, तो क्या होगा, C6H6 है, उस पर कायदे से हम आयोडीन डालें तो हमें क्या मिलना चाहिए, C6H5I प्लस HI। ठीक है, अब अगर ये HI फॉर्म हुआ तो क्या होगा कि रिएक्शन फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगा। ठीक है, और अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लग गया तो फिर ये प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं होगा। ठीक है, अब अगर ये प्रोडक्ट तुम्हें फॉर्म करना है तो तुम्हें कुछ चाहिए होगा जो कि ये जो HI है इसको रोक सके, इसका फॉर्मेशन रोक सके। तो इसी को जो हम HI को फिर निकालने के लिए हम ऑक्सीड एजेंट्स चाहते हैं, वो ऑक्सीडाइज I2 दे दे और रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में भेजने के लिए कुछ एज सच इस साइड में प्रेजेंट ही ना हो। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा HI है इसीलिए हम बोलते हैं कि हमें जब आयोडीन बेंजीन आयोडाइड फॉर्म कराना है तो फिर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करता है। ठीक है, अब इन्होंने बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 45 में। ठीक है, अब यहां पर है, आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा डाइब्रोमोबेंजीन विच हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड व्हाई। तो पहले स्ट्रक्चर अगर हम देख लें, ये है, ठीक है, प्लस ये है, ऑर्थो पैरा डाइब्रोमोबेंजीन का स्ट्रक्चर है ये। ओके, अब अगर हम देखें तो हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट या तो मास पे डिपेंड होता है या फिर हमारा सरफेस एरिया पे डिपेंड होता है। ओवरऑल तो यही चीज है। लेकिन अगर हम देखें कि ऑर्थो और पैरा में डिफरेंस क्या है, तो यहां पर आ जाता है सिमेट्री। ठीक है, ये है ऑर्थो एंड दिस इज पैरा। सिमेट्री क्या होता है, बेसिकली हम बोलते हैं कि देखो पैरा में एक सिमलाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, ये वाली, राइट। तो ये क्या होता है, क्योंकि पैरा में सिमेट्री है, तो हमने जो सॉलिड स्टेट में पढ़ा था कि हर चीज एक क्रिस्टल की तरह क्रिस्टल में रहती है, तो पैरा में सिमेट्री होने की वजह से पैरा फिट्स इनटू द क्रिस्टल मोर प्रॉपरली, कह सकते हो नहीं तो। अब क्योंकि पैरा अपने सिमेट्री की वजह से क्रिस्टल में ज्यादा अच्छे से फिट होगा, तो उसको क्रिस्टल से बाहर निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी कंपेयर टू ऑर्थो। एंड इसीलिए हम देखते हैं कि जब पैरा और ऑर्थो के बीच में केस आ जाता है, पर्टिकुलरली जैसे यहां पर, तो हमारा जो पैरा है उसका मेल्टिंग पॉइंट हायर रहता है, एंड उसका रीजन है कि वो सिमेट्री की वजह से बहुत अच्छे से क्रिस्टल के अंदर फिट हो जाता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। सो क्वेश्चन नंबर 46 बेसिकली हमें ये बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल रिएक्ट फास्टर इन SN1 रिएक्शन। ठीक है, अब तुम्हें SN1 का मैकेनिज्म तो पता है। SN1 का मैकेनिज्म स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी में। हमने आज ही देखा था कि आज के लेक्चर में देखा था कि कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी पे डिपेंड होता है, क्योंकि RDS कार्बोकैटायन फॉर्मेशन है। ठीक है, तो अब तुम्हें खाली देखना है कि CH3CH2 और C6H5, मैं ऐसे बना लेता हूं, इन दोनों में कौन सा कंपाउंड जो है वो ज्यादा स्टेबल है। और क्लियरली अगर हमें दिख रहा है, और अगर आपको थोड़ा सा भी रेजोनेंस आता है, तो यहां पर रेजोनेंस हो सकता है, राइट, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। तो क्लियरली जो है ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो अब क्योंकि ये कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है, होगा। बस यही लॉजिक है। इस क्वेश्चन के लिए तो आपको जीओसी आना था, आपको लिटरली इसमें हैलोएल्कीन्स और हैलोएरीन्स की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, 47 पे, सॉरी 14 पे ही। Why iodoform has appreciable antiseptic property। तो बेसिकली जब हम आयोडोफोम यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जब आयोडोफोम है वो स्किन पे लगता है, तो ये कायदे से फिर क्या होता है, आयोडीन बाहर देता है। ठीक है, आयोडीन बाहर देता है। और ये क्यों देता है, क्योंकि आयोडोफोम से आयोडीन आता है। ठीक है, आयोडोफोम CHI3 है, और ये I2 देता है ऑन कॉन्टैक्ट विद स्किन, ऑन स्किन कॉन्टैक्ट। ठीक है, और इसी की वजह से जो आयोडीन है वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज यूज करके, वो जनरली इसीलिए ज्यादा एंटीसेप्टिक उसमें यूज होता है हमारा आयोडोफोम, क्योंकि जो I2 देता है उसमें अच्छे खासे एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है। सिंपल क्वेश्चन था। 48th क्वेश्चन, haloarenes are less reactive than haloalkenes and haloalkanes. Explain why. अब बेसिकली ये है कि हमने देखा है हैलोएरीन, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। अब इस पे लोन पेयर पढ़े, तो इसमें अब क्या होगा, इसमें होगा एक चीज जो हम जानते हैं एज रेजोनेंस। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे इसमें, सारे बन सकते हैं, है ना, और बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो इन दी एंड एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा इसका। अब जो हम देखते हैं कि हर जगह जो हमारा फिर ये है ऑलमोस्ट बॉन्ड लेंथ हर जगह इक्वल रहेगी, और वो डबल बॉन्ड वाला बॉन्ड लेंथ होगा। और डबल बॉन्ड वाला बॉन्ड लेंथ, तो मतलब जो सिंगल बॉन्ड है उनके भी बॉन्ड लेंथ बढ़ेंगे, ओवरऑल पूरे कंपाउंड का बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा। अब क्योंकि उनकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाए, इसलिए ये बहुत कम रिएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, एंड अगर हम देखें हैलोएल्केन्स और हैलोएल्कीन्स के केस में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि हैलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव कंपेयर टू हैलोएल्केन्स एंड हैलोएल्कीन्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 बेसिकली ये बोल रहा है कि डिस्कस द रोल ऑफ लुईस एसिड्स in the preparations of alkyl bromides and alkyl chlorides in the dark। तो सबसे पहले लुईस एसिड क्या होते हैं। लुईस एसिड बेसिकली हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो होते हैं, कंपाउंड होते हैं, राइट। तो कायदे से ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अब क्या होता है, तो ये क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स है, जनरली जो है लुईस एसिड यूज होते हैं फॉर हमारा जो हेट्रोलिप्टिक फिजन है। ठीक है, और हमने क्लियरली देखा कि इनसे इलेक्ट्रोफाइल बनता है, हम इस कंफ्यूजन में पहले ही आ गए थे। अब ये क्यों होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है जो हमारा क्लोरीन है या ब्रोमीन है, बेसिकली जो हमारा हैलोजन है उसका न्यूक्लियोफाइल या उसका इलेक्ट्रोफाइल बनाने में हमारा जो ये वो यूज होता है। हमारे इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप्स
वो क्या करते हैं, हमने देख रखा था जब हम बेंजीन का एग्जाम्पल लेते हैं और हम ले लेते हैं Cl2 विद सम AlCl3। ठीक है, अब AlCl3 एक लुईस एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरा करने के लिए क्लोरीन से ले लेता है चीजें, और फिर क्या बचता है, Cl प्लस बचता है। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है जिसकी वजह से रिएक्शन आगे को जाता है। और ठीक है, तो बेसिकली लुईस एसिड इज यूज्ड टू जनरेट द इलेक्ट्रोफाइल्स इन द गिवन रिएक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट रिएक्ट विद अ मिक्सचर ऑफ NaBr एंड H2SO4, ओके, एंड एक्सप्लेन व्हाई विल इट नॉट रिएक्ट। ठीक है, तो अब अगर हम देखें कि हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं बेंजीन वाले से। ओके, तो हम ये फिनॉल का स्ट्रक्चर ले रहे हैं, ठीक है, और अगर हम इसमें यूज करते हैं Br, देखिए NaBr से आ रहा है, और H2SO4 यूज करें, ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारा जो NaBr है, ये पहले लिख लेते हैं, ये रिएक्ट कर रहा है हमारे H2SO4 के साथ, और ये बेसिकली मेरे को दे रहा है Br2 प्लस H2O प्लस SO2 और NaHSO4 देता है। ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस मेन चीज ये है ब्रोमीन वाटर्स। ब्रोमीन वाटर की खासियत ये बात है कि जब हम उसमें आते हैं, अराइल कंपाउंड्स में आते हैं, तो वो मेटा और पैरा पोजिशंस को कवर कर देता है फिनॉल्स के केस में। ठीक है, अब क्योंकि ये मेटा और पैरा को कवर कर सकता है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें ये अल्काइल हैलाइड्स के केस में ये चीज हम देखते नहीं हैं, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, रेजोनेंस हो रहा है हमारे अराइल के केस में, तो हम इसीलिए वहां पर हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबल बन रहा है, लेकिन यहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है अल्काइल के केस में, तो वो प्रोडक्ट मोस्ट लाइकली बनेगा नहीं। तो इसमें 50th क्वेश्चन में ए पे नहीं बनेगा लेकिन बी में बनेगा, क्योंकि बी इज रेजोनेंस स्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। तो क्वेश्चन नंबर 51 जो है वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विल बी द मेजर प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन एंड एक्सप्लेन व्हाई। तो हमने पढ़ा था कि जब एल्कीन्स होते हैं और खाली HX वाला कोई हम यूज करते हैं तो वो फॉलो करता है मार्कोव-निकोव रूल। सिमिलरली अगर एल्कीन होते हैं, HX होता है लेकिन वो है किसी पर ऑक्साइड के साथ, तो वो हमारा फॉलो करता है निकोव रूल। अब मार्कोव-निकोव रूल क्या बोलता है कि जो हमारा आयोडीन है वो उस वाले, मतलब हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारा आयोडीन है वो उस कार्बन में जाएगा डबल बॉन्ड के जिसमें कम हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन कम लगा है बीच वाले में, राइट, तो वो बीच वाले हाइड्रोजन में जाएगा, बीच वाले कार्बन में जाएगा, तो तुम्हारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 और आयोडीन इधर लगेगा। ओके, दैट इज ऑप्शन बी, सॉरी कंपाउंड बी, नॉट ऑप्शन बी। तो यहां पर जो तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट है वो ऑप्शन बी होगा, एंड ए उतना मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा बिकॉज ए इज द एंटी मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट, और ये जो रिएक्शन है ये फॉलो करता है मार्कोव-निकोव रूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। Why is the solubility of haloalkanes in water very low? आपने NCERT पढ़ी होगी सोल्यूबिलिटी के पार्ट में, उन्होंने ये बोला था कि haloalkanes are slightly soluble in water. ओके, अब बेसिकली इसका रीजन उन्होंने ये बोला था कि जब किसी भी चीज को पानी में बेसिकली सोल्यूएबल होना है या डिसॉल्व होना है तो हमें, है ना, उन दोनों के बीच के अट्रैक्शन को कम करना है, हमें मॉलिक्यूल प्लस वाटर के अट्रैक्शन को बढ़ाना है। बट अगर हम देख सकते हैं कि
हैलो एल्कीन्स के केस में ये जो बॉन्ड पानी पानी के बीच का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी है वो उतना एनर्जी हमें मिलता नहीं है, क्योंकि बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है जब नए अट्रैक्शन बनते हैं हैलो एल्कीन्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। और ये एनर्जी इज नॉट इनफ टू ऑल बॉन्ड्स वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स, इसीलिए ये बहुत स्लाइटली डिसॉल्वेबल है, वेरी लो है सोल्यूबिलिटी ऑफ हैलो एल्कीन्स इन हैलो इन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। ड्रॉ द अदर रेजोनेंस स्ट्रक्चर रिलेटेड टू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, फाइंड आउट वेदर द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटा डायरेक्टिंग। तो बेसिकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने मेन ये है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक बार बना के देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा बेंजीन और ये रहा एक्स। अब उसने उस साइड से स्टार्ट करा है जो ये, मतलब इसने डायरेक्ट इस साइड से स्टार्ट करा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। तो अब इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है ये, और ये माइनस चार्ज आ रहा है। ठीक है, अब हम इसका आगे का देखें तो यही स्ट्रक्चर ठीक है, इट विल गो लाइक दिस विल कम लाइक दिस विल कम लाइक दिस एंड दिस विल कम लाइक दिस। अब ऐसे ही जाके हमारा आगे का रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते रहेगा। ठीक है, नाउ आगे का ये बोल रहा है नाउ ये ग्रुप ऑर्थो या पैरा डायरेक्टर ग्रुप बन रहा है, तो हम देख सकते हैं जो नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं पहले, फिर इसके बाद ये यहां आएगा, राइट, इधर आएगा, फिर वापस वो इधर आएगा और फिर वापस वो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। तो जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे रह रहा है, पैरा पोजीशन पे ही रह रहा है। तो अब कोई भी कंपाउंड अगर आएगा तो ये क्योंकि चार्ज डेंसिटी एक पॉइंट पे बढ़ रही है तो ये वही जाएगा, राइट। इसीलिए जो ये वाला ग्रुप है हमारा एक्स, वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे भेज रहा है या तो पैरा पोजीशन पे भेज रहा है, तो दिस इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ठीक है, हमारा एक्स जो है इट इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 बेसिकली बोल रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी हैलाइड्स। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हैलाइड्स का अगर बहुत डिस्कस कर लिया वैसे तो हमने ये, लेकिन एक बार डेफिनेशन के लिए, प्राइमरी हैलाइड्स आर हैलाइड्स दैट आर कनेक्टेड टू 1 डिग्री कार्बन, secondary halides are halides that are connected to 2 degree carbon, and tertiary halides are halides that are connected to 3 degree carbon। वापस आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा और फिर आपको देखना होगा कि कौन से उसमें कौन सा कैसा बना है। ठीक है, तो अब अगर हम पहला स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, ब्रोमोब्यूटुइन, तो ब्यूटुइन इज दिस, और 1 पे मान लो ब्रोमो लगा है, तो यहां पर ब्रोमीन कनेक्टेड है एक कार्बन पे जो कि कनेक्टेड है एक और कार्बन पे, तो ये तो 1 डिग्री कार्बन हो गया, तो ये प्राइमरी हो गया। ठीक है, जो 1 है दिस इज प्राइमरी। दूसरा हम देखें सेकंड वाला 4 ब्रोमो पेंटटुइन, तो पेंटटुइन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, 4 पे ब्रोमो होगा। अब ये उस कार्बन पे कनेक्टेड है जो 2 और कार्बन पे कनेक्टेड है, तो ये 2 होगा। करके देख लो, इजी, सेम तरीका ही देखना आपको, देखना जैसे ये एक ही कार्बन से अटैच्ड है, ये वाला जो कार्बन जिसपे ब्रोमीन अटैच 2 कार्बन से, तो फिर आप देख लो और स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये इजी क्वेश्चन है। ओके, अब आते हैं एक बढ़िया क्वेश्चन पे। तो बेसिकली बोल रहा है कंपाउंड ए हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Br and is treated with aqueous KOH solution. The rate of this reaction depends on the concentration of compound A only. When another optically active isomer B is in this compound was treated with aqueous KOH solution, the rate of reaction was found to be dependent on both compound and KOH. ठीक है, तो हमारे पास एक कंपाउंड है A जो कि है C4H9Br पे। ठीक है, अब C4H9Br को हमने रिएक्ट करवाया KOH के साथ, इसमें
ऑब्वियसली ये देगा C4H9OH, बट द थिंग दे आर टेलिंग कि ये खाली डिपेंड हुआ ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये वाला कंपाउंड। इसका मतलब यहां पर फॉलो हुआ है हमारा SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, SN1 मैकेनिज्म फॉलो हुआ है। अब SN1 मैकेनिज्म फॉलो हुआ है तो ये स्टेबिलिटी क्या होता है इसका, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो अब क्या इस कंपाउंड से एक 3 डिग्री वो फॉर्म हो सकता है, देखना 3 डिग्री फॉर्म बिल्कुल हो सकता है। ये अब यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ Br। तो क्योंकि ये SN1 रिएक्शन है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ये जो है ये आपके कंपाउंड ए का स्ट्रक्चर हुआ है। अब वो बोल रहा है जो कंपाउंड बी है दैट इज ऑल्सो एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, लेकिन वो बोल रहा है दैट वाज फाउंड कि जब इसको KOH के साथ रिएक्ट कराया, नीचे लिख लेते हैं इधर, तो जब बी को KOH के साथ उन्होंने रिएक्ट करवाया तो उन्होंने देखा कि वो डिपेंड हो रहा है बी पे भी और KOH पे भी, यानी कि यहां फॉलो हुआ है SN2 मैकेनिज्म, है ना। अब यहां क्योंकि SN2 मैकेनिज्म फॉलो हुआ है, मतलब यहां पर क्या होगा, 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, 1 डिग्री C4H9Br में आप देखना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Br हो सकता है ये इसका स्ट्रक्चर हो, ठीक है, या फिर वो एक 2 डिग्री कंपाउंड भी हो सकता है। तो नाउ यू हैव टू सी कि वो या 2 डिग्री रहेगा या वो 1 डिग्री रहेगा, ये यू हैव टू चेक, ठीक है। तो उस चीज के लिए उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है एक तो ये रह सकता है या फिर एक तो ये रह सकता है। तो इस चीज के लिए उन्होंने बोल रहा है कि द गिवन कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, और एक कंपाउंड ऑप्टिकली कब एक्टिव है, जब उसमें एक कायरल कार्बन हो। और अगर हम देखें इस केस में एक कायरल कार्बन तो है, क्योंकि यहाँ एक अलग ग्रुप होगा, यहाँ H है जो एक अलग ग्रुप है, ये एक अलग ग्रुप है और ये एक अलग ग्रुप है। सो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। सो ये तुम्हारे बी का स्ट्रक्चर होगा और ये तुम्हारे बी का स्ट्रक्चर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एंड दैट इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। सो आपका जो ए स्ट्रक्चर था दैट वाज दिस, इससे बना देते हैं, जो आपका ए स्ट्रक्चर था इट वाज CH3 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 Br, और जो आपका बी स्ट्रक्चर था दैट वाज 1 2 3 4 Br, ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH, okay. Now, out of these two compounds, which will be converted to a product with an inverted configuration? तो हमने देखा है SN2 में होता है Walden's inversion, और इन दोनों कंपाउंड में SN2 कौन सा फॉलो कर रहा है, B। सो सेकेंड वाले का ऑप्शन B होगा एंड फर्स्ट वाला ये दो है, ओके। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके बाद रुक जाएंगे। Write the structures and the names of the compounds formed when compound A with a molecular formula C7H8 is treated with Cl2 in the presence of FeCl3, ठीक है। तो अगर हम देखें C7H8 कोई कंपाउंड है, A बोल देते हैं, C7H8 के फॉर्मूले के साथ इसको हमने रिएक्ट करवाया Cl2 के साथ इन FeCl3, और इसने हमें एक प्रोडक्ट दिया, मतलब मान लो P1, ठीक है। हमें बेसिकली जानना है P1 P2 या जितने प्रोडक्ट्स आएंगे कितने क्या क्या प्रोडक्ट्स होंगे वो, ठीक है। तो अब अगर हम देखें, अब देखो अगर आपने इतना तो पढ़ा इतना तो हो ही गया होगा कि ये कंपाउंड कुछ ऐसा कंपाउंड हो सकता है C7H8, है ना, यहाँ पर 5 है, यहाँ इतना तो हमने इसका वो पढ़ लिया है। नहीं तो फिर आप इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कर सकते हो, एंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के कंडीशन लगा के आपको इतना तो पता चल जाएगा कि इसमें एक बेंजीन रिंग बनेगा ही बनेगा,
ठीक है, अब इसमें एक बेंजीन रिंग बनेगा। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये ओवरऑल चेंज होके ये बन जाता है कि तुम्हारे पास टाउलिन है, तुमने Cl2 से रिएक्ट करवाया और तुमने फिर FeCl3 के प्रेजेंस में उसे रिएक्ट करवाया। अब मैकेनिज्म क्या होता है कि ये हमने बहुत बार देख लिया कि ये बनाएगा FeCl4 माइनस प्लस Cl प्लस बना देगा, ठीक है। और फिर हम देख सकते हैं कि ये जो Cl प्लस है ये आएगा, और CH3 जो है वो ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप है एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो क्या होगा, यहाँ दो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, एक तो फॉर्म होगा बेंजीन CH3 Cl के साथ और दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा बेंजीन Cl CH3 के साथ। सो ये दो जो प्रोडक्ट्स हैं इनके स्ट्रक्चर तो ये हैं, अब इसके नाम लिखने हैं तुम्हें। तो ये क्या है, ये है ऑर्थो क्लोरोटाउलिन और ये क्या है, पैरा क्लोरोटाउलिन, ठीक है। तो दिस इज ऑर्थोक्लोरोटाउलिन एंड दैट इज पैराक्लोरोटाउलिन। ओके, तो अब यहां पर हम स्टॉप कर और नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 57। ओके, नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन 57 ऑनवर्ड्स। ओके, एंड जीओसी का पार्ट फिर से रिवाइज करना। हमने बहुत देखा है कि अगर हमने पूरा भी नहीं पढ़ा है लेकिन थोड़ा थोड़ा जीओसी आता है हमें, तो हम इस क्वेश्चंस को आराम से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड हाँ, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एवरीवन, एंड टेक केयर, थैंक यू।